दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अंग्रेज भारत से बेशुमार दौलत लूट ले गए, क्योंकि एक समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। यहाँ तक कि सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की पूरी जीडीपी का 1/4 हिस्सा यानी 25% हिस्सा सिर्फ भारत में ही पैदा होता था। अगर आज के दौर से हम कंपैरिजन करें तो यह अमेरिका और बड़े बड़े देशों को मिला उनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर सिर्फ एक देश यानी भारत था। लेकिन 90 सालों तक इस देश पर अंग्रेजों ने हुकूमत की और यहां से सोने चांदी के भंडार लूट कर ले गए। हालांकि सीधे सीधे आंकड़े तो ये लगाना मुश्किल है कि अंग्रेज भारत से कितना माल लूट कर ले गए, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अंग्रेज भारत से कितना माल लूट कर ले गए। इस बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा और आज से लगभग 400 साल पीछे जाना होगा, तभी से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर की सालगिरह है और मुगल रिवायत के मुताबिक उन्हें तोला जाना है। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। समारोह पानी में घिरे एक चकोर चबूतरे पर आयोजित की जा रही है। चबूतरे के बीचों बीच एक विशालकाय स्वर्ण पन्नी चढ़ी तराजू स्थापित है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हैं, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहंशाह नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सावधानी से सवार हैं। भारी लबादों, ताज और सोने और आभूषण समेत शहंशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में जिले इलाही बैठे, दूसरे में रखे रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुगल बादशाह को चांदी को सिक्कों से तोला गया, फिर तुरंत ही गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर आभूषण, बाद में रेशम और आखिर में दूसरी बेशकीमती चीजों से बादशाह सलामत के वजन की तुलना की गई। ये वो दृश्य है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल पहले मुगल शहंशाह नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने देखा और डायरी में नोट कर लिया। लेकिन दौलत के इस हैरत कर देने वाले प्रदर्शन ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। सवाल यह है कि एक दूर दराज से छोटे से द्वीप पर बसे देश का राजदूत इस समय भारत में क्या कर रहा था। दरअसल सर थॉमस एक खास मिशन से भारत आए थे। इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवा ले, जिसके तहत एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार हासिल हो जाए। लेकिन जैसा कि सर थॉमस की डायरी से पता चलता है, ये काम इतना आसान साबित नहीं हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज राजदूत को सख्त पापड़ बेलने पड़े। इसकी वजह यह थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफवी बादशाह और सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे। इनकी नजर में इंग्लिस्तान एक छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप था। इसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना इनकी शान के खिलाफ था। यानी मुगल बादशाहों के दरबार में अंग्रेजों की कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनीतिक दांव पेंच और तोहफे देकर जहांगीर से तो नहीं, लेकिन वली अहद शहंशाह से आज से 400 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की इजाजत मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये घटना इसके इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। ये पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपीय देश के साथ बाकायदा व्यापारिक समझौता करके इसकी एक कंपनी को प्रोत्साहन दिया था। सर थॉमस को जहांगीर के साथ दूसरे पलड़े में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय समझौते के नतीजे में ब्रिटेन अगले 350 सालों में भारत से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने कुछ अनुमान लगाने की कोशिश जरूर की है। दोस्तों, अंग्रेज भारत से कितना माल लौट कर ले गए, इसका अंदाजा तो हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका वर्णन करते हैं कि माल के अलावा भारतीयों को और क्या क्या नुकसान दे गए। अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू वाइट ने दी ग्रेट बुक
बुक ऑफ हैरिबंसल थिंग्स के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने इतिहास की 100 भयानक रक्तपातों की समीक्षा पेश की है जिनके दौरान सबसे ज्यादा इंसानी जानें खत्म हुई। इस पुस्तक में इतिहास की चौथी भयानक रक्तपात ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है, जिनमें व्हाइट के मुताबिक 2,66,00,000 भारतीयों की जानें खत्म हुई। इस संख्या में व्हाइट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती की है, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस अकाल को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के कारण जान से हाथ धो बैठे थे। पूर्वी बंगाल में एक भीषण मगर आम दृश्य ये था कि आधी सदी की सबसे शानदार फसल के दौरान पड़ा हुआ गला सड़ा कोई इंसानी ढांचा नजर आ जाता था। भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की बुनियादी वजह बेरहमी से किए गए शोषण, संसाधन के असंतुलित आयात और ठीक अकाल के दौरान क्रूर तरीकों से महंगे टैक्सों की वसूली थी कि भूख से हलाक होते किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। सरकार मरते हुए लोगों से भी टैक्स वसूल करने पर तुली रहती थी। दोस्तों, 1757 में लड़ी गई प्लासी की जंग में अंग्रेजों ने लगभग पूरी तरह से भारत पर अपना कंट्रोल कर लिया था। इसमें सिराजुद्दौला को हार मिली थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी, और इसी हार के साथ ही सिराजुद्दौला का सदियों से जमा किया हुआ खजाना अंग्रेजों ने जहाजों से लदवाकर ब्रिटेन भेज दिया था, और यहीं से अंग्रेजों की ज्यादातर बड़ी लूटपाट शुरू हुई थी। और इसके बाद तो अंग्रेजों ने भारत पर वह कहर बरपाया कि जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। न सिर्फ बेशुमार दौलत लूटी बल्कि भारतीयों को बेरहमी से मारा पीटा और टैक्स वसूला। एक तरफ जहां भारतीय अपना ही माल टैक्स में अंग्रेजों को दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अंग्रेज टैक्स ले लेकर और भारतीयों को ही पीट कर मार रहे थे। आलम इस कदर खराब हो चुका था कि अंग्रेज पूरे देश पर हावी हो गए थे। हालांकि भारत में बर्पा होने वाली कयामत के प्रभाव किसी न किसी हद तक कलायू के दिल व दिमाग पर असर अंदाज होने लगे और उसने बड़ी मात्रा में अफीम खाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि वो 1774 में अपने कमरे में रहस्यमय हालत में मुर्दा पाया गया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर आश्रित होकर रह गया। एक जमाना था कि इसी शाह आलम के पूर्व जहांगीर के आगे ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो के घुटनों के बल झुकता था। अब ये हालात थी कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क को झुककर पूरे बंगले का इख्तियारनामा पेश करना पड़ा। ये बात हैरान कर देने वाली है कि ये सारा काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया, जिसका सिर्फ एक उसूल था, हर मुमकिन हथगंडे इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। शायद ये बात जानकर बहुत से लोगों को हैरानी होगी कि इस कंपनी के प्रभुत्व से पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा भारत पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। भारत की जमीन उपजाऊ और हर तरह के संसाधन से मालो माल थी और लोग मेहनती व हुनरमंद थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि शिपिंग और स्टील के उद्योग में भारत से कोई आगे नहीं था। ये सारी सूरत हाल प्लासी के जंग के बाद बदल गई और जब 1947 में अंग्रेज यहाँ से गए तो सिकंदर के विपरीत इनकी झोली भरी और भारत के हाथ खाली थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन सरकार के खिलाफ हमारी शिकायतों की ठोस आधार मौजूद है। 1700 में भारत अकेला दुनिया की 62.6% दौलत पैदा करता था, जो तमाम यूरोप के समग्र हिस्से के तकरीबन बराबर थी, लेकिन यही हिस्सा 1952 में गिरकर 3.8% रह गया। 20वीं शताब्दी के आगाज पर ताजे ब्रिटानिया का सबसे नायाब हीरा हकीकत में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि अंग्रेजों के 200 साल के शोषण ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया। इस सिलसिले में विभिन्न लोगों ने विभिन्न अंदाजे लगाने की कोशिश की है। इनमें से ज्यादा प्रशंसनीय अनुमान अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ और पत्रकार महनाज मर्चेंट की रिसर्च है। इनके मुताबिक 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के हाथों भारत को पहुंचने वाले आर्थिक नुकसान की कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से
30 खरब डॉलर बनती है। जरा एक मिनट रुककर इस रकम का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। 400 साल पहले जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत को शक था कि क्या वाकई भारत इतना अमीर है कि इसके शहंशाह को सोने चांदी और हीरे जवाहरात में तोला जा सकता है। और कहीं दूसरे पलड़े में दरबारियों ने रेशम की थैलियों में पत्थर तो नहीं डाल दिए। अगर किसी तरह सर थॉमस रो को वापस लाकर उन्हें ये आंकड़े दिखा दिए तो शायद उनका भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा।